दोस्तों, ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ एक बहुत ज्यादा मुद्दा यहां पर सामने आया है। एक बहुत ही अहम रिपोर्ट जो है उसको सबमिट कर दिया गया है प्रेसिडेंट के आगे। और यहां पर बात हो रही है ओबीसी सब कैटेगराइजेशन की। आखिर ये ओबीसी सब कैटेगराइजेशन क्या है, यहां पर सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप है मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो यहां पर देखते हैं आखिर ओबीसीज के अंदर सब कैटेगराइजेशन, ये जो डिबेट है आखिर ये क्या है। ठीक है, हमारे अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें, पिछले साल के अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे बैकवर्ड कम्युनिटीज के अंदर। 2014 मेंस का ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 2 का, जहां पर यहां पर क्वेश्चन पूछता है बैकवर्ड कम्युनिटीज के ऊपर डायरेक्टली लिंक करके। क्योंकि भाई हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी में, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आपको देखने को कौन कौन मिलेगा? वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरलीज, एससी एसटीज एंड ओबीसीज। तो जरूरी हो जाता है सरकार इस पर कोई भी पॉलिसी लाती है तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा प्रीलिम्स 2020 के अंदर भी आपको यहां पर ओबीसी को टच करता हुआ एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जीएस पेपर 2 से डायरेक्टली लिंक्ड है ये वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। हमारा जो चर्चा का यहां पर विषय रहेंगे, यहां पर देखते हैं पॉइंट्स। व्हाट इज सब कैटेगराइजेशन, क्या है ये समझेंगे। उसके अलावा देखेंगे कि भाई कारण क्या है सब कैटेगराइजेशन का ओबीसी के अंदर, ये जो चर्चा हो रही है यहां पर। उसके बाद देखेंगे क्या ऐसी कोई चर्चा एससी एसटी के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन करने की है या नहीं, ये भी देखेंगे। और फिर यहां पर देखेंगे कि भाई ये जो सब कैटेगराइजेशन की डिबेट है इसका स्टेटस क्या है, कहां तक ये बात पहुंची है, गाड़ी कहां तक पहुंची है। और उसके बाद देखेंगे कि ओबीसी रिजर्वेशन की क्या हिस्ट्री रही है, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जानेंगे, कुछ जजमेंट्स जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जिसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कहता है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि ये वो ग्रुप है जो कि एसटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर भी मोस्ट बैकवर्ड ग्रुप है। सबसे ज्यादा इस तरह के आपके जो पीवीटीजीज जो हैं ये आपको कहां पर मिलेंगे? ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। कहां पर आपको मिलेंगे चारों स्टेट में से सबसे ज्यादा पीवीटीजीज? अब यहां पर बात है सब कैटेगराइजेशन की। तो इसकी कहानी, ओबीसी सब कैटेगराइजेशन की, इसकी कहानी शुरू होती है एक कमीशन के अपॉइंटमेंट के साथ। 2017 के अंदर जस्टिस जी रोहिणी के अंडर एक कमीशन अपॉइंट किया गया था जो कि स्टडी करेगा ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन का बेनिफिट्स कितनी कास्ट को मिल रहा है, कितनी कास्ट तक एक्चुअल में पहुंच रहा है। तो यहां पर जस्टिस जी रोहिणी का कमीशन अपॉइंट किया गया। इसको 13 एक्सटेंशन मिल चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि ये रिपोर्ट काफी समय पहले आ जानी चाहिए थी। और अब जाके फाइनली यहां पर माननीय प्रेसिडेंट के पास, यानी कि राष्ट्रपति जी के पास ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है, सबमिट हो चुकी है। और ये बात करती है किसके ऊपर? सब कैटेगराइजेशन के मुद्दे पर अमंग दी ओबीसीज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दरअसल जो सेंट्रल लिस्ट है उसके अंदर 2600 एंट्रीज हैं, यानी कि लगभग 2600 ओबीसी कास्ट जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। और यहां पर बात यह है, इशू ये है कि ये देखा गया है कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो इन 2600 कास्ट में से सबको बराबर इवनली नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ को रिजर्वेशन का बेनिफिट बहुत ज्यादा पहुंच रहा है, कुछ को थोड़ा कम, और कुछ ऐसी कास्ट हैं ओबीसी के अंदर जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहां पर जरूरत है रैशनलाइज करने की। और क्या किया जाए कि ओबीसी का जो कोटा है 27% का, इसमें से कुछ परसेंट सीट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और जॉब्स के अंदर उसे फिक्स कर दिया जाए उन कास्ट के लिए जिनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा कम है या बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि एक कोटा जो है जो कि रिजर्व्ड है ऑलरेडी, उसके अंदर भी रिजर्वेशन कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए यहां पर फिक्स करने की यहां पर बात की जा रही है। इसे कहते हैं सब कैटेगराइजेशन। कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरी बनाने की यहां पर बात चल रही है। और ऐसा देखा गया है कि भाई ये बेनिफिट्स नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए यहां पर सारी बात हो रही है। ठीक है, तो ये सब कैटेगराइजेशन की पूरी बात है। उसके अलावा अब जो ये रिपोर्ट आई है, 2024 में इलेक्शन आने हैं, इससे पहले 17 में कमीशन अपॉइंट हुआ था, रिपोर्ट पहले ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन फिर 2019 के इलेक्शन आ गए। और चुनावों के जमाने में, चुनावों के समय में ये जो जातीय राजनीति होती है ये बहुत ज्यादा गर्मा जाती है, पॉलिटिकली सेंसिटिव हो जाता है और सोशली सेंसिटिव भी होने का खतरा यहां पर चीजों का रहता है। तो इसीलिए इस चीज को देखते हुए अभी इसकी जो डिटेल्स है रिपोर्ट की वो यहां पर पब्लिक नहीं की गई है।
और क्योंकि इलेक्शंस का मुद्दा है तो हो सकता है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो हो सकता है इस साल तक हम देखें कि शायद इसकी जो डिटेल्स हैं, वो सेंसिटिव डिटेल्स जो हैं उनको शायद ज्यादा पब्लिक ना किया जाए। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि क्या SC STs के अंदर भी यहां पर कोई डिबेट है सब कैटेगराइजेशन की? तो यहां पर आपको एक केस याद रखना होगा, कहता है EV चन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2005 का ये केस है, इसको मार्क कर लीजिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। अगर मान लीजिए रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन या सब कैटेगराइजेशन इन रिजर्वेशन की अगर बात होगी, तो इस जजमेंट को आपको कोट करना होगा। 2005 की ये जजमेंट है, ये कहती है कि भाई आप जो SC ST का जो कैटेगराइजेशन है उसमें सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते, वो उनकी लिस्ट जो है वो प्रेसिडेंट से बनती है। अगर राज्य अपनी तरफ से सब कैटेगरीज बनाएंगे तो वो उस लिस्ट से छेड़छाड़ होगी, तो यहां पर आप सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। लेकिन 2020 के अंदर यहां पर स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह 2020 का ये केस है, इसको भी याद रखेंगे। इसने कहा है कि आप सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, सब कैटेगराइजेशन को फेवर किया है अमंग दी SC STs। 2020 के अंदर यहां पर दरअसल पंजाब के एक जो कानून है उसको एग्जामिन किया गया। पंजाब का एक कानून है 2006 में लाया गया था, और ये कानून अमंग दी SCs जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके अंदर सब कैटेगराइजेशन करता है, और कुछ परसेंट जो कोटा है SCs का उनको फिक्स करता है ऐसे SC समुदाय के लिए जो और भी बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सब कैटेगराइजेशन अमंग SCs लागू किया गया पंजाब स्टेट के द्वारा। इस कानून की वैलिडिटी को चेक करा 2020 के अंदर स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह ने, और कहा कि ये जो कैटेगराइजेशन है आप लागू कर सकते हैं, स्टेट जो है सब कैटेगराइजेशन अमंग दी SC ST लागू कर सकता है। तो अभी जुडिशरी के लेवल पर ये सारी चीजें हुई हैं, जुडिशरी की तरफ से सारी चीजें देखने को मिली है। पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर या फिर कोई कमीशन वगैरह के लेवल पर हमें SC ST में अभी इस तरह की कोई चीज देखने को नहीं मिली है, जबकि OBC में कमीशन बन चुका है, रोहिणी कमीशन, नाम भी याद रखेंगे, जो कि कभी आपको एग्जाम में या कहीं पे भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये दो केसेस हैं, एक कहता है कि सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, दूसरा कहता है नहीं कर सकते। दोनों ही आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब यहां पर अगर आपको OBCs के अंदर सब कैटेगराइजेशन करना है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई कौन से कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है, तभी आप एक्चुअल में यह पता लगा पाएंगे कि क्या भाई किसी कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसको उसका फायदा मिला है, रिप्रेजेंटेशन उसका बढ़ा है या नहीं बढ़ा। लेकिन समस्या यह है यहां पर, क्योंकि ये सारी बात देखते हुए जरूरत थी कि कास्ट का सेंसस करवाया जाए, जरूरी है कि OBCs कितने कौन सी कास्ट है ये संख्या पता चले। तो यहां पर रोहिणी कमीशन ने 2018 के अंदर सरकार से कहा था कि हमें आप बजट एलोकेट करिए ताकि यहां पर एक सर्वे किया जाए ऑल इंडिया, जो कि यहां पर वेरियस OBCs जो हैं इनकी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करे, इनकी पॉपुलेशन को काउंट करे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि 2018 के अंदर जो उस समय के गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी ने यहां पर बात कही कि भाई ये जो सेंसस है 2021 में तो होना ही है, वहां पर OBCs की गणना भी होगी, सब कुछ होगा, तो वहां से डेटा मिल जाएगा। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कोविड आ गया, डेल्टा वेव भारत में आ गई, और सेंसस आज तक पेंडिंग है। तो ये जो डेटा होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी पॉलिसी के लिए, सरकार के लिए। डेटा टाइम पर कलेक्ट हो, टाइम पर रिलीज हो, ट्रांसपेरेंसी डेटा के अंदर हो, सब कुछ डेटा से ही बनना है, पॉलिसी से लेके हर चीज। तो यहां पर वो नहीं हो पाया है, तो मामला ठंडे बस्ते में कुछ समय के लिए चला गया। और फिर उसके बाद 2019 में क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे, तो जस्टिस रोहिणी कमीशन ने यहां पर बोल दिया कि भाई अब हमें जरूरत भी नहीं है, यहां पर ये कंडक्ट जो है सर्वे वगैरह हम नहीं करवा सकते, ये हो नहीं पाएगा, हम इस पोजीशन में नहीं है। तो फिर जब ये बात हुई, ये सारी बात इस समय चल ही रही थी, OBC लोगों का जो कास्ट है, कितने कास्ट का क्या संख्या है, ये सब गिनवाने की। इसी बीच यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कास्ट सेंसस का मुद्दा भी उठ गया, और जितनी भी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, ज्यादातर वो कास्ट के जो सेंसस है, कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर जो जनगणना है, इसका समर्थन कर रही थी, बीजेपी को छोड़कर। लेकिन बिहार की अगर बात करें, बिहार में बीजेपी ने समर्थन दिया है कास्ट बेस्ड सेंसस का, और यहां पर अगर देखा जाए तो पटना हाई कोर्ट ने भी इसका समर्थन किया है, और जल्दी ही शायद ये प्रैक्टिस यहां पर बिहार के अंदर हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर कास्ट बेस्ड सेंसस का डेटा होना जरूरी है अगर आपको सब कैटेगराइजेशन के ऊपर सही से बात करनी है तो। लेकिन वो डेटा नहीं मिल पाया, तो
तो ठीक है, पॉपुलेशन का कास्ट जो डेटा है वो नहीं मिल पाया। लेकिन यहां पर फिर रोहिणी कमीशन ने आखिर रिपोर्ट सबमिट करी कैसे, किस आधार पर करी? दरअसल यहां पर अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मिलने वाला है आपके मेंस के लिए। तो यहां पर रोहिणी कमीशन ने लगभग यहां पर 1.3 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और यहां पर कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो सीट्स हैं उनको स्टडी करा, उनका डेटा स्टडी करा, जैसे कि आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएम्स, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स का यहां पर डेटा जो है स्टडी किया गया। क्योंकि भाई सेंट्रल लिस्ट जो है ओबीसी की उसकी बात कर रहे हैं, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की यहां पर डेटा को स्टडी किया गया। तो ये पाया गया कि 97% जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये सिर्फ और सिर्फ 25% ओबीसी कास्ट को मिली है अभी तक। एक खास पर्टिकुलर कास्ट को 27%, 97% जॉब्स मिली है। उसके अलावा यहां पर लगभग 25% जो जॉब्स हैं वो सिर्फ 10 ओबीसी कम्युनिटीज के पास हैं, यानी कि 1/4 जो जॉब है वो 10 कम्युनिटीज के पास है। और उसके अलावा यहां पर 97%, 1/4 ओबीसी के पास है। तो इस डेटा को आप याद रख सकते हैं जब भी आपको स्क्यूड बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन बताना हो, स्क्यूड बेनिफिट या डिस्ट्रीब्यूशन इवनली नहीं है ये दिखाना हो, तो इस डेटा को आप कोट कर सकते हैं, 100% इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहां पर कहता है कि 30%, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, कहता है कि 30% ऐसी ओबीसी कम्युनिटीज हैं जिनका जीरो रिप्रेजेंटेशन है यहां पर जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग केस बनाता है सब कैटेगराइजेशन इस अमंग दी ओबीसीज के अंदर, ठीक है। तो यहां पर ये रैशनल दिया गया है। तो यहां पर जरूरी है कि डेटा लेकिन सही से जो है इसको स्टडी किया जाए। तो यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि जो पॉपुलेशन डेटा है वो भी आए, क्योंकि यहां पर ये जो हमने डेटा पढ़ा है ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन डेटा अभी एब्सेंट है। और ये देखना जरूरी होगा कि भाई अगर मान लीजिए किसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन जॉब में ज्यादा है तो हो सकता है उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो, पॉपुलेशन होने की वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा है। तो यहां पर परसेंटेज देखना होगा, रिप्रेजेंटेशन जो है परसेंटेज के मामले में देखना होगा। और जरूरी है कि पॉपुलेशन का डेटा निकल कर आए और फिर इन सबको लिंक करके स्टडी करके एक रैशनल डिसीजन पर पहुंचा जाए। तो अभी समस्या ये है कि यहां पर रिपोर्ट सबमिट हो गई है लेकिन इसमें पॉपुलेशन डेटा मिसिंग है, जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टडी किया गया है। अब यहां पर अगर बात करें ओबीसी रिजर्वेशन की तो इसकी शुरुआत काका केलकर कमीशन से होती है 1953 के अंदर। आर्टिकल 340 के तहत यहां पर इसको एस्टैब्लिश किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट को यह पावर देता है कि आप बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, उनकी कंडीशंस को आप यहां पर एक कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। तो पहला बैकवर्ड कमीशन जो बना था बैकवर्ड कास्ट के ऊपर, क्लासेस के ऊपर, वो काका केलकर कमीशन बना था। याद रखेंगे इस नाम को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 340 के तहत फिर दोबारा आर्टिकल 340 का इस्तेमाल करते हुए यहां पर 1978 के अंदर मंडल कमीशन बनता है, ठीक है, बीपी मंडल कमीशन बनता है। इसकी जो रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट की गई थी, आप जानते हैं वीपी सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा रिकमेंड यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया था 1990s में। उसके अलावा यहां पर बात करें तो यहां पर जो बीपी मंडल कमीशन आया था इसने रिकमेंडेशन दी थी कि ओबीसीज जो हैं इस देश के 52% आबादी है, ओबीसीज इस देश की 52% आबादी है, तो उनको यहां पर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, ठीक है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो 52% आबादी है और 27% यहां पर बात की गई, इस डेटा को याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहां पर कभी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई बीपी मंडल कमीशन का, तो यहां पर याद रखेंगे कि ओबीसी कास्ट की लिस्ट बताई गई थी जिसमें 3743 कास्ट आपको देखने को मिलेंगी जो कि अदर बैकवर्ड कास्ट में कैटेगराइज करा था बीपी मंडल ने। उसके अलावा यहां पर डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस की भी रिकमेंडेशन दी थी लगभग 2000 कास्ट का, यानी कि ये इसमें भी और ज्यादा पिछड़ी हुई है। तो आपको याद रखना होगा कि भाई सिर्फ ओबीसी की रिकमेंडेशन नहीं दी थी, डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस की भी यहां पर रिकमेंडेशन दी गई थी। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस जुड़ा हुआ है, इंदिरा साहनी केस 1992, जिसको मंडल केस भी कहते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। इसने जब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया गया, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया जॉब्स में, तब यहां पर इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए जो केस सामने आता है वो है इंदिरा साहनी केस। इसने कहा कि भाई ये जो रिजर्वेशन है वैलिड है। उसके अलावा यहां पर बोला कि भाई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए ओबीसी के अंदर।
ओबीसी कम्युनिटीज के अंदर जो एडवांस कम्युनिटीज हैं, जो वेल ऑफ कम्युनिटीज हैं, उनको यहां से एक्सक्लूड किया जाए। याद रखिए ये क्या है, एक्सक्लूड करने की बात कर रही है क्रीमी लेयर को। यहां पर ये सब कैटेगराइजेशन नहीं है, इसको सब कैटेगराइजेशन से लिंक नहीं करेंगे। यहां पर किसी को एक्सक्लूड किया जा रहा है और सब कैटेगराइजेशन में आप एक कोटा फिक्स करके किसी को इंक्लूड करने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है, ये सब कैटेगराइजेशन का नहीं है। चलिए, तो यहां पर क्रीमी लेयर जो है ये आइडेंटिफाई की जाए और एक्सक्लूड की जाए। इंदिरा साहनी ने ये बात कही। उसके अलावा इंदिरा साहनी ने और भी यहां पर बात की कि भाई 50% का कैप जो है वो टोटल सीट्स पर होना चाहिए। रिजर्वेशन टोटल सीट से 50% से ऊपर नहीं एक्सीड करना चाहिए। तो इंदिरा साहनी जजमेंट्स आपको याद होनी चाहिए। कभी भी क्वेश्चन रिजर्वेशन वगैरह के ऊपर आए या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए, तो अगर 50% कैप वाली बात अगर आपको याद है तो याद रखिए वो इंदिरा साहनी केस के अंदर आई थी और आप इसको विद जजमेंट आप इसको रेफरेंस दे सकते हैं। साथ में यहां पर इंदिरा साहनी जजमेंट ने कहा था कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए जो कि बैकवर्ड क्लासेस की कंप्लेंट्स और उनके मुद्दे जो हैं उनको देखे। ठीक है, तो यहां पर बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए। ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई। ठीक है, 1993 के अंदर कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया और फिर हाल ही में आपने देखा होगा कि भाई लगभग 2018 के अंदर सरकार ने क्या करा, सरकार कानून लेकर आई और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। जिस तरह से भारत के अंदर नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, उसके अलावा फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उसी तरह से यहां पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है किसको, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखेंगे 2018 में बनी है और इसने पिछला जो कमीशन था वो वाला लॉ जो है उसको रिपील कर दिया। और आप मेरे साथ स्पेशल क्लास के अंदर अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लास में 6ठी से 8वीं तक की हिस्ट्री की एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको पढ़नी है मेरे साथ तो आप जुड़ सकते हैं। साथ में यहां पर प्लस कोर्स में आप मेरे साथ 9th से 12th तक की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें मिडिवल हिस्ट्री अब चल रही है और मुगल काल तक हम पहुंच चुके हैं। ओल्ड एनसीईआरटीज हम कवर कर रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटीज। ठीक है, चलिए, उसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स खरीदना है तो कोड लगा सकते हैं SMK लाइव। SMK लाइव कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही में यहां पर आपको 12, 18 और 36 महीनों के यहां पर कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें एक्सटेंडेड आपको मंथ्स भी देखने को मिलते हैं। कोड याद रखेंगे बस SMK लाइव। ठीक है, SMK लाइव कोड आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए, उसके अलावा अगर देखिए यहां पर आरंभ बैच आपको देखने को मिलेगा 2024 के लिए। 1-on-1 मेंटोरशिप और प्री प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा प्रतिज्ञा बैच आपको देखने को मिलेगा 2024 के लिए, हिंदी मीडियम के लिए सभी दोस्तों के लिए, और इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज, कंप्लीट कोर्स और सारी इंपॉर्टेंट फैकल्टीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी, इनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही में यहां पर एक अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है 6 अगस्त को, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 45 क्वेश्चन 60 मिनट में लगा के आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं यहां पर। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनोवेटिव इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, उसके तहत यहां पर करंट अफेयर मैगजीन्स को लेकर आया गया है और इनोवेटिव तरीके से, बड़ी ही रिविजन फ्रेंडली तरीके से, और साथ ही में मीम्स और इन्फोग्राफिक्स पर खास जोर दिया गया है ताकि आप सभी दोस्तों को यहां पर रिविजन के अंदर कोई भी समस्या ना आए, इस तरह से टेबुलर फॉर्म में चीजों को समझाया जाए। ठीक है, तो ये था यहां पर पूरा। और ऑफलाइन सेंटर जो है ये भी आपको राजेंद्र नगर में इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का मुखर्जी नगर में देखने को मिलता है, इसको एक बार चेक कर सकते हैं। साथ ही में अब यहां पर बताएंगे जवाब। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आपको सबसे ज्यादा जो देखने को मिलते हैं वो है उड़ीसा के अंदर। टोटल भारत के अंदर 75 पीवीटीजीज ग्रुप है, जिसमें से अकेले 13 जो हैं, अकेले 13 ये आपको मिलेंगे उड़ीसा के अंदर। और ये 2012 का एक क्वेश्चन है, 2012 का PYQ, इसको अटेम्प्ट करेंगे और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। और मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो मैसेज भेज सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, मेल भी कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपको इसी तरह से प्री और मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल वीडियो में पूरी डिटेल के साथ यहां पर लाते रहेंगे विद PYQs। ठीक है, तब तक मिलते हैं, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।